सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर संस्कृत का एक बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ। यानी आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण से विभक्ति का प्रयोग करना बताऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, हमने पूरे विस्तार से आपको समझाया है। यदि आपको विभक्ति पढ़ना है तो उस पहले विभक्ति को पढ़िएगा। आज मैं आप लोगों को द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के बारे में बताऊंगा कि संस्कृत में द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यानी कर्म कारक और कर्ण कारक का प्रयोग किस प्रकार होता है, आज हमें देखेंगे। आप लोगों से क्लास को शुरुआत करने के पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अधिक से अधिक परिश्रम कर सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। और आप लोगों को यदि हमारा क्लास पसंद आए, यदि हमारे पढ़ाया गया क्लास आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए ताकि हमें पता चले कि हम आप लोगों के लिए कुछ परिश्रम सफल बना पा रहे हैं कि नहीं। यदि कोई त्रुटियाँ हो, कोई गलती हो तो उसे भी कमेंट करके बताइए। मैंने एक वीडियो में एक गलती किया था, एक भाई साहब ने मुझे कमेंट करके बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी गलतियों को कमेंट करके बताया। हमने यहाँ के संस्कृत में माने यत्र के जगह पर यानी अत्र के जगह पे यत्र लिख दिया था और बोल भी दिया था। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। ऐसे ही आप लोग यदि हमारे क्लास में कोई त्रुटियाँ हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा, जिसके सुधार मैं कर सकूँगा। मैं बस कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को संस्कृत आसानी से पढ़ने लिखने और समझ में आए, आप तरीका जानें ताकि आप परिश्रम करके संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। क्योंकि आज के विद्यार्थी संस्कृत को दूर पढ़ने से दूर भागते हैं, संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें संस्कृत बहुत कठिन लगता है। लेकिन ये संस्कृत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको अपने आसानी तरीके से संस्कृत को पढ़ना है। वो बहुत ही सरल भाषा है और ये हमारा देव भाषा है, हमारी भारतीय भाषा है। इसलिए संस्कृत को पढ़ना हर विद्यार्थियों का कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ने से दूर नहीं भागना चाहिए। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि मैं संस्कृत के सरल से सरल क्लास लेकर आ सकूं, मेन से मेन पॉइंट यानी बेसिक से बेसिक पॉइंट्स ला सकूं, ताकि उस वीडियो को देख के आपको कुछ आधार मिले और आपको संस्कृत अपने आप पढ़ने और लिखने और समझने में आप अपना सहयोग कर सके, आप लोगों को सहायता मिले। मैं भी उतना बड़ा संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, बस आप लोगों के लिए थोड़ा परिश्रम करता हूँ कि आज के विद्यार्थी कम से कम 12वीं तक संस्कृत पढ़े लिखे और समझे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी भारतीय भाषा लुप्त ना हो और लोगों के विषय में संस्कृत का ज्ञान हो। इसलिए मैं कोशिश करके आप लोगों से बहुत सर्च करके यानी ढूंढ कर अच्छे से अच्छे उसका बेसिक चीज़ लाता हूँ ताकि आप उसे पढ़कर याद करके आप संस्कृत आसानी से पढ़ सके, समझ सके और लिख सके। चलिए मैं अब एक क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, लेकिन फिर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं हम आज के संस्कृत व्याकरण में विभक्ति प्रयोग। देखिए द्वितीय और तृतीय विभक्ति यानी कर्म और कर्णकार का प्रयोग इसे यानी द्वितीय विभक्ति में कर्म के अनुसार प्रयोग होता है, यानी कर्म होता है और तृतीय विभक्ति कर्ण होता है। जो को के शब्द में यानी कर्ता जहाँ कर्म होता है वहाँ भी द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, जहाँ कर्ण होता है वहाँ तृतीय विभक्ति प्रयोग होता है। ये भी हम जानेंगे और देखेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कर्म कारक कहाँ कहाँ होता है, कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक, इसका एक सूत्र होता है संस्कृत में। यदि आप इस सूत्र को याद कर लिए तो आप हमेशा के लिए याद कर पाएंगे कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए इसका सूत्र है अभीतः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अपि, इसका सूत्र है। तो देखिए यहाँ अलग अलग शब्दों का
अभितय माने क्या होता है? अभितय माने दोनों ओर होता है। परितय माने सब ओर या चारों ओर होता है। समया और निक्सा माने समीप या पास होता है। समया माने भी पास होता है और निक्सा माने भी पास होता है, यानी समीप, समीप या पास होता है। हा माने शोक होता है। हा जब कोई दुख वाला, गम वाला, यानी दर्द भरा बात होता है तो हा लगता है, यानी शोक बड़ा। प्रति माने की ओर, यानी किसी की ओर चलना हो तो वहाँ प्रति होता है। यदि ये शब्दों का अर्थ आप याद कर लिए तो आप हमेशा याद के लिए आपको याद हो जाएगा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं। यानी अभितय माने क्या होता है? दोनों ओर। यानी परितय माने सब ओर, यानी चारों ओर। समया या निक्सा माने क्या होता है? समीप, यानी पास। हा माने शोक, यानी दुख के लिए होता है। प्रति माने की ओर। इस शब्दों के योग जिस वाक्य में हो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे मैंने इसका परिभाषा आसान भाषा में लिख दिया हूँ। देखिए, समझ लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। जब वाक्य में दोनों ओर, यानी दोनों ओर शब्द आए, सब ओर यानी चारों ओर या सब ओर शब्द दिया हो, समीप यानी पास, किसी के पास, किसी के समीप शब्द दिया हो, तब वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कोई शोक वाला बात हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और ओर यानी किसी ओर चलना हो, किसी ओर जाना हो तो वहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार जब वाक्य में दोनों ओर, सब ओर, समीप, शोक और ओर शब्द दिए हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप इसे अब उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब देखिए, गांव के दोनों ओर, यहाँ क्या है? दोनों ओर। तो यहाँ क्या, गांव का हमें क्या करना पड़ेगा? गांव का द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रूप याद करना होगा। हमने अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर रूप के हर वीडियो को अपलोड किया हूँ ताकि लोग आसानी से आप रूप को याद कर सके। उस वीडियो को जाकर देखिए और रूप को, यानी धातु रूप और शब्द रूप को आपको संस्कृत पढ़ने के लिए याद करना होगा, क्योंकि वही संस्कृत के न्यू होते हैं। यदि आपको शब्द रूप और धातु रूप नहीं याद होंगे तो आप संस्कृत में कुछ समझ और पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों को शब्द रूप और धातु रूप अवश्य ही याद करना पड़ेगा। तो देखिए, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा गांव। तो गांव का क्या होता है? ग्राम। तो ग्राम का द्वितीय विभक्ति ग्रामम होता है, यानी ग्रामम। क्या होता है गांव का द्वितीय विभक्ति? ग्रामम, यानी गांव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ ग्रामम। दोनों का होता है अभितय। दोनों का क्या होता है? अभितय। दोनों अभितय, यानी गांव के दोनों हो गए। वृक्ष का, यानी बहुवचन में ज़्यादा वृक्ष हैं तो ये बालक के जैसे रूप चलता है वैसे वृक्ष का भी रूप करता है। तो यहाँ होगा वृक्षा। क्या होगा? वृक्षा, वृक्षा। और है का रूप बहुवचन है तो संत, जैसे पठट का रूप चलता है वैसा उसके प्रकार चलता है, तो यहाँ संत होगा क्योंकि बहुवचन में है, यानी संत। इस प्रकार हो जाएगा। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं तो ग्रामम, अभितय, वृक्षा, संत। अब देखिए, ग्रामम में क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है? एक तो अभितय प्रथम विभक्ति है, वृक्षा प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार हम, यानी गांव के दोनों ओर जब शब्द दिया हो तो गांव के क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी ग्रामम, अभितय, वृक्षा, संत। अब देखिए दूसरा उदाहरण, मंदिर के चारों ओर वृक्ष, यानी मंदिर। तो मंदिर क्या है? मंदिर के चारों ओर है, यानी सब ओर या चारों ओर लिया हो तो यहाँ भी मंदिर का द्वितीय विभक्ति लगेगा, यानी मंदिर का क्या होता है? मंदिरम हो जाएगा, मंदिरम। द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? मंदिरम। अब चारों ओर का होता है परितय। सब ओर या चारों ओर का क्या होता है? परितय। चाहे सब ओर दिया हो चाहे चारों ओर दिया हो तो उसका क्या? परितय। अब यहाँ भी वृक्षा हो जाएगा, वृक्षा। संत यहाँ भी होगा क्योंकि बहुत से वृक्ष हैं, अधिक वृक्ष हैं, यानी संत है। तो हो जाएगा मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं या मंदिर के सब ओर वृक्ष हैं, तो उसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? यानी यहाँ मंदिर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा मंदिर में, तो मंदिरम परितः वृक्षा संत। इस प्रकार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है। तीसरा, विद्यालय के समीप तालाब है। विद्यालय के समीप, देखिए समीप शब्द या पास हो या समीप हो, तब समझिए वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, विद्यालय, विद्यालयम, यानी विद्यालयम, विद्यालयम। यहाँ आप बिंदी भी लिख सकते हैं आधा मार्क के लिए, यानी अनुस्वार ऐसे भी लिखा विद्यालयम, इसे पढ़ा जाता है विद्यालयम। और समीप का क्या होगा? समीप का, यानी समया भी लिख सकते हैं, यहाँ निक्सा भी लिख सकते हैं।
समया, समया, या तो इसके जगह पे निक्सा भी लिख सकते हैं, निकसा, दोनों में से एक ही लिख सकते हैं। चाहे ए लिखिए समया, चाहे निक्सा लिखिए। तो विद्यालयम समया यानी तालाब को क्या होता है, टाणगह, टाणगह। अष्टि, एक तालाब है तो यहाँ अष्टि होगा, एक वचन है अष्टि। इस प्रकार हो जाएगा, विद्यालय के समीप तालाब है तो विद्यालयम समया तरांगह अष्टि, या तो विद्यालयम निक्सा तरांगह अष्टि। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए विद्यालय क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हाय वह मर गया, हाय वह मर गया। हाय क्या है, हाय जब कोई मर जाता कहते हैं अरे वो मर गया, हाय वो मर गया। जब कोई बीमार होता है, वो बहुत बीमार है, तो क्या होता है, शोक भरा होता है। तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, हा, हा सह। अब सह का क्या लगेगा, सह का द्वितीय विभक्ति, यानी सह का द्वितीय नहीं, हा का, ये हा का है द्वितीय विभक्ति। अब सह, सह, सह नहीं, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए हाय, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति होगा तम, सह तम तेन। तो तम होगा हाय तम नृत्य, क्या होगा, नृत्य, ऐसे होगा हाय तम नृत्य, हाय वो मर गया। देखिए घर की ओर जाओ, या घर जाओ, या बाजार जाओ, या बाजार की ओर जाओ, स्कूल जाओ यानी स्कूल की ओर जाओ, ऐसे रहेगा। ये जाओ वाला क्या होता है, अज्ञार्थक शब्द होता है। तो वहाँ ओर यानी मान के कोई बोल रहे स्कूल जाओ, तो इसका मतलब होता है स्कूल की ओर जाओ। कोई बोल दिया बाजार जाओ यानी बाजार की ओर जाओ, कोई बोल दिया घर जाओ यानी घर की ओर जाओ, यानी और शब्द ना दिया हो तब भी उसमें और शब्द का अर्थ निकालता है। तो वहाँ क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब घर का क्या होता है, गृह, तो गृह का द्वितीय विभक्ति हो जाएगा गृहम, क्या हो जाएगा, गृहम। यहाँ गृह का द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगा। और होता है प्रति, क्या होता है, प्रति। और उसके बाद जाओ, गच्छ, गच्छ, यहाँ गच्छ होता है। इस प्रकार से आप इसका द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, एक बार इसे हम निवेदन करते हैं। द्वितीय विभक्ति यानी कर्मकार है, अभितय प्रत्यय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। इस फार्मूला यानी इस सूत्र के द्वारा, यह सूत्र आपको याद हो जाएगा। तो आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जान जाएंगे। यानी अभितय माने क्या होता है, दोनों ओर, प्रत्यय माने होता है सब यानी चारों ओर, समया या निक्सा माने होता है समीप यानी पास, हा माने शोक होता है, प्रति माने की ओर होता है। इस सब यदि शब्द वाक्य में मिल जाए तो आपका क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे जब वाक्य में दोनों ओर, सब ओर, समीप, शोक और शब्द दिए हो तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं तो ग्रामम अभितर वृक्षा संत, यानी ग्रामम में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं यानी मंदिरम परितः वृक्षा संत, यानी मंदिर में क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विद्यालय के समीप तालाब है यानी विद्यालयम समया या निक्सा तारांगह अष्ट, यानी विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। हाय वह मर गया यानी हाय तम नृत्य, यानी वह में द्वितीय विभक्ति है। घर की ओर जाओ यानी गृहम प्रति गच्छ, यानी गृहम प्रति गच्छ, यानी घर में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कर्म के साथ, संस्कृत में कर्म के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक का प्रयोग का पुस्तक को पढ़ता है, मैंने को आ जाएगा तो वहाँ पुस्तक का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ कर्म दिया रहेगा वहाँ कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आप जान लीजिए कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब चलिए हम देखते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे और कहाँ होता है। देखिए यानी तृतीय विभक्ति यानी करण कारक का प्रयोग कहाँ होता है, इसका सूत्र है। देखिए, एनांग विकार सहयुक्ते अप्रधान, यानी इंगांग विकार, एनांग माने कोई अंग विकार हो, माने किसी अंग में विकार दिया हो, कोई अंग खराब दिया हो, उसका लक्षण दिया हो, तो उसके साथ क्या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, यानी सहयुक्ते अप्रधान, यानी किसी के साथ जाते हुए प्रधानता दिखाया हो, किसी के साथ में जाने का प्रधानता दिखाया हो, तो वहाँ क्या होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, यानी तृतीय विभक्ति का यानी कारक कहाँ, यना अंग विकार, यानी कोई अंग विकार दिया हो, यानी किसी अंग के विकार होने का लक्षण दिया हो, तो वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और संयुक्त अप्रधान, यानी किसी के साथ
होने का प्रधानता हो तो वहाँ भी तृतीया यानी क्षमा कीजिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति देखिए यहाँ हमने परिभाषा लिख दिया है, जब वाक्य में अंग विकार यानी कोई खराब अंग का लक्षण दिया हो, के साथ यानी किसी के साथ जाने की प्रधानता हो तो शब्द दिए हो तो वहाँ क्या होगा, तृतीया यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे वह पैर से लंगड़ा है। अब देखिए वह पैर से, क्या पैर का लंगड़ा होना का विकार दिया है, एक विकार है तो क्या होगा, अब स तो प्रथमा विभक्ति रहेगा क्योंकि ये करता है। अब पैर में क्या होगा, पैर में तृतीय विभक्ति, तो पैर का तृतीय विभक्ति होता है पादेन। और लंगड़ा होता है खंजय। यानी सह पादेन खंजय, वही पैर से लंगड़ा है। अब देखिए यहाँ पादेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन आँख से काना है, तो मोहन का यानी मोहन है प्रथम विभक्ति होगा मोहन में, लेकिन आँख से काना है, इसी में क्या होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। मोहन नेत्रेण काना का होता है काणः अष्टि। यहाँ देखिए यहाँ अष्टि होगा, एक वचन है अष्टि, यानी मोहन नेत्रेण काणः अष्टि। इस प्रकार हो जाएगा, मोहन नेत्रेण काणः अष्टि। काणः माने नेत्र क्या है, तृतीय विभक्ति है, काणः माने काना होता है। मैं सिर से गंजा हूँ। देखिए सिर एक विकार है तो यहाँ भी मैं क्या होगा, अहम, प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा अहम। अब सिर का क्या होता है, शीर्षा यानी तृतीय विभक्ति शीर्षा होता है, क्योंकि यह शीर्षा होता है यानी तृतीय विभक्ति, सिर का तृतीय विभक्ति यानी शीर्षा होता है। गंजा होता है खलवाट। गंजा का क्या होता है, खलवाट। अष्टि यानी इसमें होगा मैं के साथ अष्ट नहीं लगेगा, यहाँ असीमी होगा, से पठान पठावा उसी पर असीमी होगा। यहाँ अहम शीर्षा खलवाट असीमी होगा। भोला कान से बहरा है, भोला कान से बहरा है, तो यहाँ देखिए बहरा होने का विकार दिया है, तो भोला प्रथम विभक्ति। अब कान से यानी करेन, कान में क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा करेन। बहरा का वह धीर अष्टि होगा, वो धीरे अष्टि होगा। राम लक्ष्मण के साथ, यानी देखिए यहाँ साथ ऐसे साथ दिया रहेगा तो भी यहाँ क्या होगा, यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग। राम लक्ष्मणेन, यहाँ लक्ष्मण में तृतीय विभक्ति होगा। लक्ष्मणेन सह, साठ का सह गच्छति, यानी राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। एक साथ शब्द दिया रहेगा तो वहाँ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार हमने आज देखा कि तृतीय विभक्ति कैसे प्रयोग, एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। तृतीय विभक्ति यानी कर्ण कारक का प्रयोग, जब एनांग विकार यानी कोई अंग विकार का लक्षण दिया हो, सयुक्त अप्रधान यानी किसी के साथ होने का प्रधानता हो तो वहाँ क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में अंग विकार के साथ शब्द दिए हों तो वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, कोई पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजय अष्टि।
मोहन आँख से काना है, मोहन नेत्रेण काणः अस्ति। मैं सिर से गंजा हूँ, अहम शीर्षा खलवाटः अस्मिमि। भोला कान से बहरा है, भोला करेण वधीर अस्ति। राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं तो राम लक्ष्मण सह गच्छति। इस प्रकार हमने आज देखा द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह संस्कृत के ग्रामर की क्लास आप लोग को समझ में आया हो, यानी द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार वाक्य में करते हैं, यदि आप लोग को समझ में आया हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बताएंगे तो इसे मैं सुधार सकूंगा। मैं संस्कृत का उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बस आप लोगों के लिए कोशिश है कि आप लोगों के लिए को समझा सकूं, ताकि आप लोग संस्कृत आसानी से पढ़ और समझ सकें और लिख सकें, और जिसे संस्कृत पढ़ने से आप लोग पीछे ना हटें। यही मेरा उद्देश्य है। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।